साथियों, जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मेरे गांव के एक काका जी के साथ घटी हुई रियल घटना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने काका जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। मेरे काका जी का नाम मोहन है और वो सिटी के अंदर काम करते हैं और सिटी हमारे गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सिटी के अंदर उनकी एक दुकान है डेयरी प्रोडक्ट्स की, जिस पर वह दूध, दही, छाछ का कारोबार किया करते हैं। और एक दिन काम से रिलेटेड ही उनके साथ ऐसी घटना घटी थी जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। और वही घटना उन्होंने लगभग आज से 6 महीने पहले मेरे साथ शेयर की है। तो उसी घटना को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं कि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर स्टोरी सुनने के लिए आए हैं और यकीन मानिए मैं आपको रियल कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन आपको भी मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मुझे आप पर पूरा यकीन हो जाए कि आप मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इस काम में केवल 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मुझे बहुत हौसला मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे बढ़ते हुए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और अब ये स्टोरी हम अपने काका जी की जुबानी में सुनने वाले हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि ये तो आपको पता चल ही गया कि मेरा नाम मोहन है और मेरी डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान है, जिसमें मैं दूध, दही, छाछ वगैरह का कारोबार करता हूँ। दोस्तों, दूध, दही और छाछ वगैरह ये मेरे पास एक बड़ी डेयरी फार्म से आती है और मैं उन्हें अपने दुकान में फ्रिज वगैरह में रखता हूं और दिन भर फिर उनको कस्टमर को बेचता हूं। अब ये तो आप जानते हैं कि जो दूध, दही और छाछ हैं उनकी 1-1 या 2-2 किलो की थैली आती है और यह बड़ी डेयरी फर्म में पैकिंग होती है और फिर छोटी छोटी डेयरी की जो दुकानें हैं वहां पर इनकी सप्लाई की जाती है। अब दोस्तों, जो सप्लाई करने वाला साधन होता है वो रोज हमारे पास करीब 8-10 बजे के बीच में आता है और 10 बजे तक मैं उन दूध की थैलियों को ट्रक से उतार कर अपनी दुकान में सेट करने के बाद दुकान को बंद करके फिर घर पे पहुंचता हूं। और चूंकि ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरी दुकान गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर सिटी में है, तो फिर जब मैं वापस घर पे आता हूं तो मेरे पास खुद की कोई बाइक या कोई दूसरा साधन नहीं होता है। तो मैं रोज 10 बजे दुकान बंद करके फिर घर पे पैदल ही पहुंचता हूं। और जो 2-3 किलोमीटर का रास्ता है वो बिल्कुल सुनसान रास्ता है। हालांकि आज तो उस रास्ते पर रोड वगैरह निकल गई है, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी थी उस समय वह कच्चा रास्ता था और रास्ते के दोनों तरफ ऊंची ऊंची मिट्टी की दीवारें बनी रहती थीं, जैसा कि अमूमन गांव में ऐसा ही देखने को मिलता है। और ये हमारा रोज का रूटीन रहता है। लगभग 10 या 11 बजे ही मैं रोज घर पे पहुंच पाता था और तभी जाकर खाना वगैरह खाता था और फिर सुबह उठकर के 6 बजे से दोबारा वही रूटीन फॉलो करता हूं। साथियों, वो कहते हैं ना कि जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो उस दिन वो जितनी चाहे कोशिश कर लें, अपने साथ होने वाली घटना को नहीं टाल सकता। तो कुछ ऐसी ही घटना उस रोज मेरे साथ घटित होने वाली थी। दरअसल वाकया कुछ यूं हुआ कि शाम को उस डेयरी की गाड़ी वाले का फोन आया और उसने कहा कि भैया आज शाम को मैं 8-9 बजे तक आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आज मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सही करवाने के बाद ही मैं आपकी दुकान में दूध की थैली पहुंचा पाऊंगा। तो आप 10-11 बजे तक मेरा वेट मत कीजिए। जैसे ही मैं आपकी सिटी में पहुंच जाऊंगा तो आपकी दुकान पर पहुंचने के बाद मैं आपको कॉल कर दूंगा और तब आप घर से उन दूध की थैलियों को उतारने के लिए आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब आप आ जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैंने शाम को जल्दी जल्दी अपनी दुकान का पूरा काम निपटाया ताकि आज जल्दी घर पर पहुंच सकूं। रात को करीब 9 बजे तक मैंने अपने दुकान का पूरा काम निपटा दिया और दुकान को बंद करके घर के लिए निकल गया। अब शाम को 9 बजे सुनसान रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस समय बाकी के जो गांव के लोग हैं वो भी सिटी से काम करके अपने घर की ओर रवाना हो रहे होते हैं, तो रास्ता पूरा भरा भरा होता है। रात को करीब 9:30 बजे तक मैं अपने घर पर पहुंच गया, खाना वगैरह खाया और अपनी पत्नी को कहा कि मुझे आज रात को दूध उतारने के लिए वापस दुकान जाना पड़ेगा, क्योंकि आज शाम को गाड़ी नहीं आई है। तो मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, आप फोन को पास ही रख लो। अगर आप नींद से नहीं उठते हैं तो फोन की घंटी से शायद मैं उठ जाऊं और आपको उठा दूंगी। और उसके बाद हम दोनों सो गए। रात को मैं गहरी नींद में था और अचानक से फोन की घंटी बजती है। मैं हड़बड़ाकर उठता हूं, लेकिन अचानक याद आता है कि भाई गाड़ी वाले का फोन होगा, वो दुकान पर पहुंच गया होगा। और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो वो गाड़ी वाला ही था। उसने कहा कि भैया हम आपकी दुकान पर 10 मिनट में पहुंचने वाला हूं, आप अपने घर से निकल जाओ, आप भी 15 मिनट में पहुंच जाओगे। मैंने कहा ठीक है,
तुम दुकान पर पहुंचो, मैं भी पहुंचने वाला हूं। मैंने दीवार पर सामने टंगी घड़ी में टाइम देखा तो करीब रात के 1 बज रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और कहा कि गाड़ी वाले का फोन आ गया है और मैं दूध उतारने के लिए जा रहा हूं। तो वो मेरे लिए पानी ले आई। मैंने पानी से अपना हाथ मुंह धोया और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास कोई साधन तो था नहीं, तो मैं पैदल ही उस 2-3 किलोमीटर के रास्ते को पार करने के लिए घर से निकल पड़ा। हालांकि इससे पहले भी मैं रात को 12 बजे तक अपनी दुकान से उस सुनसान रास्ते से होकर गुजरा हूं, लेकिन कभी भी मुझे डर महसूस नहीं हुआ और न ही दिमाग में डर को लेकर कोई सिचुएशन थी। दोस्त मैं अपने घर से करीब 1 किलोमीटर पैदल चल करके आ चुका था और अब बाकी का लगभग 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता और बाकी था और रात को मेरी घड़ी में टाइम हो रहा था लगभग 1:15। इस रास्ते में मेरी दुकान से लगभग आधा किलोमीटर पहले एक पीपल का बड़ा सा पेड़ आता है और उस पीपल के पेड़ से जस्ट पहले 2-4 हवेली भी आती है, लेकिन क्योंकि रात का वक्त था तो सबकी हवेलियां बंद थीं और सब अपने घरों में सो रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि वो समय था फरवरी का महीना, यानी सर्दियों का समय था। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सर्दियों के अंदर कोई आदमी बाहर घूम रहा होगा। अब जो 3-4 हवेली थी वो बिल्कुल उस रास्ते में ही पड़ती थी और उन हवेलियों के सामने और उस रास्ते के बीच में एक बड़ा सा कीकर का पेड़ भी था, जिसकी डालियां सूखी हुई थीं और हरियाली बहुत कम बची हुई थी। साथियों में उस कीकर के पेड़ से 100 मीटर पहले था तो मुझे जोर जोर से कुछ काटने की आवाजें आने लगीं, जैसे तो कोई उस कीकर के पेड़ पर बैठा हो और कुल्हाड़ी से उसकी डालियों को काट रहा हो। मैंने सोचा कि यार, इतनी रात को कौन इसकी डालियां काट रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कोई डर था ही नहीं कि कोई दूसरा बवाल यहां पर हो सकता है। अब चूंकि उन हवेली के लोग मेरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन रात के समय वो मकान बंद थे, तो मैंने सोचा कि कल सुबह उनको पूछ लेंगे कि भाई, रात को तुम जोर जोर से उस सूखे पेड़ की डालियों को क्यों काट रहे थे। मैं अपनी आंखों के सामने ये भी देखता हूं कि वो सूखी डालियां कट कट करके नीचे गिरती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जैसे ही मैं उस कीकर के पेड़ के और पास में पहुंचता हूं तो अचानक मुझे मेरे पीछे से कुछ सनसनाहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पैरों में पायल बोल रही हो। अब ऐसी चीजों का अनुभव तो मुझे पहले से नहीं था, लेकिन मैंने ऐसी कई बातें अपने गांव के लोगों से सुन रखी थी, तो मैं समझ गया कि आज जरूर कुछ न कुछ बवाल मेरे पीछे लग चुका है। और मुझे कई बड़े बुजुर्गों ने यह बताया भी था कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। चाहे पीछे से कैसी ही आवाजें आईं, आपको केवल आगे मुंह करके ही चलना चाहिए। तो जैसे ही मुझे वो पीछे से पायल की आवाजें आने लगी तो मैं चुपचाप सामने की तरफ देखता रहा और तेजी से अपने पैरों को आगे बढ़ाता हुआ दुकान की ओर चलने लगा। लेकिन जैसे मैं अपने पैरों को आगे बढ़ाता जा रहा था, वह पायल की आवाज भी उतनी ही तेज होती जा रही थी और अब वह पायल की आवाजें धीरे धीरे एक लड़की की आवाज में बदल रही थी और वो लड़की पीछे से धीरे धीरे बोल रही थी, रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन मैं उन सभी बातों को अनसुना करते हुए केवल सामने की ओर ध्यान लगाते हुए अपनी पूरी तेज गति के साथ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, उस समय मेरी ऐसी हालत हो गई थी जिसे मैं आपके सामने शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे पूरे शरीर की एनर्जी न जाने अचानक से कहां गायब हो गई थी। मेरे शरीर की धड़कनें मुझे पता भी नहीं है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रही थी। मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा लिबास पसीने में भीग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे तो मैं तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकला हूं और मैं अपने पैरों को अपनी पूरी शक्ति के साथ उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने कौन सी ताकत मेरे पैरों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। और जैसे ही मैं अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पीछे से उस लड़की की आवाज उतनी ही तेज होती जा रही थी। वो लड़की की आवाज जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया, कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया। और यह आवाज तेज होती जा रही थी। उस समय मेरे दिमाग में कोई सोच विचार नहीं आ रहे थे। एक तरह से मैं बर्फ में जम चुका था और मेरे पैर अपने आप यूं ही आगे बढ़े जा रहे थे। मेरे पैर चल तो रहे थे, लेकिन मेरी शरीर को यह लग रहा था कि बस सब कुछ थम सा गया है, सब कुछ रुक सा गया है। वो कुछ पल की दूरी मेरे लिए कई घंटों की दूरी बन चुकी थी। केवल 100 मीटर का वो रास्ता मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि मैं सुबह से शाम तक ये फासला ही तय कर रहा हूं और अब तक मुझसे ये दूरी तय नहीं हो रही है। दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की बातें याद थी तो मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा और उस 100-200 मीटर की दूरी को तय करने के बाद
अचानक से वह सभी आवाजें बंद हो जाती हैं। उसके बाद केवल एक आखिरी आवाज आती है और ये जोर से चीखने की आवाज आती है, जैसे तो वो पूरे गांव को सुन जाए। और उस आवाज में उस लड़की की एक दर्दनाक चीख छुपी हुई होती है। मेरे कानों में उस लड़की की जोर से आवाज गूंजती है कि आज तो मेरे हाथों से एक और निकल गया है। साथियों, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं पीछे मुड़कर देख लेता तो शायद मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता। मैं मर जाता या बेहोश हो जाता, या शायद मुझे वो हमेशा हमेशा के लिए गायब करती थी। इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी जो चीख थी जिसमें उसने कहा था कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया, यानी वो मुझे अपने कब्जे में नहीं कर पाई। शायद कुछ तो कारण रहा होगा, तभी वो इतनी जोर से चीखी थी। और आगे लगभग 500 मीटर का रास्ता तय करने के बाद मैं सिटी में दाखिल हो जाता हूं और अपनी दुकान पर पहुंच जाता हूं। अब वहां पर वो दूध वाला पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा होता है। उसने मेरे पूरे शरीर को भीगे हुए देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कहा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने कहा कि भाई पूछो मत, जैसे तैसे मैं यहां पर जिंदा पहुंच गया हूं, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो उस समय मैंने ज्यादा बातें उसको नहीं बताई, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में था भी नहीं। और मैंने उससे कहा कि मैं केवल यहां पर बैठा रहूंगा, तुम्हें जो दूध उतार के जाना है, जितनी केन तुम उतार के जाओगे तुम उतार के चले जाओ। अब गाड़ी वाला जानकार था, वो हमेशा हमें दूध देने के लिए आता था। तो उसने मेरी मदद की, मुझे बैठाया और खुद ही दूध को उतारा। और मेरी दुकान में एक छोटा सा स्टोव था और चाय बनाने का सामान था, तो उसने खुद ही चाय बनाई और खुद भी पी और मुझको भी पिलाई। उसने कहा कि घर पर जाना है कि नहीं जाना, तो मैंने कहा कि अब तो दोबारा मेरे में घर में जाने की हिम्मत नहीं है, मैं अपनी दुकान में ही सो जाता हूं। तो उसने कहा ठीक है। मैं दुकान के अंदर घुसा, थोड़ी सी जगह बनाई और वहां पर ही एक चद्दर वगैरह बिछा के लेट गया और दुकान के शटर को डाउन कर दिया। लेकिन मुझे नींद कहां आने वाली थी। मेरे दिमाग में तो बार बार केवल वही आवाजें घूम रही थी कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया। और वो जो कीकर के पेड़ से डालियां कट रही थी, वो दिमाग में घूम रही थी कि आधी रात को डालियां कैसे कट रही थी। उस समय उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा भी नहीं था, तो फिर कुल्हाड़ी की आवाजें कैसे आ रही थीं। ऐसे ही सुबह 5 बजे तक मेरे दिमाग में ये बातें घूमती रहीं और बार बार मुझे अपनी ही दुकान में पहली बार डर महसूस हो रहा था। और सुबह 5 बजे के बाद शायद 1 घंटा भर मुझे थोड़ी बहुत नींद आई। सुबह अचानक मेरे फोन की घंटी बजती है, तो मैं नींद से उठता हूं। देखा तो वो मेरी पत्नी का फोन था, क्योंकि रात को मैंने अपनी पत्नी को बिना फोन किए ही दुकान में रुकने का फैसला कर लिया था। और फिर रात को उसको भी नींद आ गई होगी और सुबह जब वह उठी तो उसने देखा होगा कि कमरे में मैं नहीं हूं। तो उसने मुझे फोन किया, तो मैंने उसे फोन पर तो कुछ नहीं बताया और कहा कि रात को दूध की थैलियां उतारने में लेट हो गया था, तो मैं वहीं पर सो गया। तो उसने कहा ठीक है, आप घर पे आ जाओ, आपके लिए चाय बनाकर तैयार रखती हूं। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 6 बजे हुए थे। मैं दुकान से बाहर निकला और वापस दुकान के शटर को बंद किया और घर जाने के लिए रवाना हुआ। वैसे मैं रोज सुबह 6 बजे आकर अपनी दुकान को खोलता हूं, लेकिन आज मैं सुबह दुकान को बंद करके अपने घर की ओर जा रहा था। दोस्तों, दुकान से निकलने के बाद मेरे दिमाग में रात वाली घटनाएं ही घूम रही थीं और मैं चुपचाप सुन्न होता हुआ सड़क पर चला जा रहा था और सोच रहा था कि उस जगह पर पहुंचने के बाद देखूंगा कि वो जो रात को पेड़ कट रहा था, क्या वाकई में वहां पर नीचे डालियां पड़ी हुई है। आखिरकार 500 मीटर चलने के बाद मैं सेम उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर रात को मेरे साथ वो घटना घटी थी। मैं सोचता जा रहा था कि उन हवेलियों वालों से पूछूंगा कि भाई रात को पेड़ कौन काट रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैं वहां पर यह देखकर हैरान था कि वो जो कीकर का पेड़ था, वो मेरी आंखों के सामने एकदम सही सलामत खड़ा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है कि जिस पेड़ की डालियों को मैंने अपनी आंखों के सामने नीचे गिरते हुए देखा है, आखिर वो डालियां अब वापस दोबारा पेड़ पर कैसे लगी हुई हो सकती है। अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी तो वो हवेलियों के लोग भी बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई रात को तो यहां पर डाली कट रही थी, लेकिन अब तो मुझे कोई कटी हुई डाली नजर ही नहीं आ रही। क्या तुमने वो डाली उठा करके घर के पीछे तो नहीं रख दी है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने रात को कोई इस पेड़ की डाली वगैरह नहीं काटी है। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बाद उनमें से एक बुजुर्ग आदमी मेरी बात को समझ चुका था।
उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि रात को तुमने क्या देखा था और तुम्हारे साथ क्या घटना घटी थी। तो मैंने एक सांस में अपनी रात वाली पूरी घटना को उस बुजुर्ग आदमी को बताई। उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे अपने पास बैठा लिया। वही आसपास जो 2-4 आदमी और खड़े थे उनको भी बैठा लिया और कहा कि उसे मेरी बताई हुई बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ ही नहीं, पिछले 6 महीने से गांव के बाकी लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है। मैंने उनसे पूछा कि रात को जो लड़की की आवाजें आ रही थीं, वो लड़की कौन थी और क्यों वो आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है और वो लोगों से चाहती क्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि आज से 20 साल पहले की है। आज से 20 साल पहले हमारी इन हवेलियों के पीछे ही एक 20 साल की लड़की रहा करती थी। वो लड़की अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी मां भी थी। अब 20 साल पहले गांव में इतना विकास तो था नहीं कि पक्के मकान बनाए जा सके, तो वो झोपड़ी में रहा करती थी। उस समय गांव के अंदर ज्यादातर झोपड़ियों के मकान ही हुआ करते थे और उन झोपड़ियों के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर कहीं पर थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाती तो पूरे घर में आग लग सकती थी, यानी एक छोटी सी लापरवाही पूरे घर को जला सकती थी। उन झोपड़ियों के अंदर आग लगना एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि उस समय गांव में हर 1-2 दिन से किसी न किसी झोपड़ी में आग लग जाया करती थी। ऐसे ही 20 साल पहले उस झोपड़ी के अंदर वो माँ और बेटी रहा करती थी। अब एक दिन क्या होता है कि शाम के वक्त पास में से एक चिंगारी उठती हुई आती है और उस झोपड़ी को लग जाती है और अचानक से वो दोनों माँ बेटी कुछ समझ पाती, आग पूरे घर को घेर लेती है। उस घर के अंदर कुछ बकरियां भी बंधी हुई थीं, तो वो लड़की और उसकी माँ उन बकरियों को निकालने के लिए उस झोपड़ी के अंदर घुस जाती है, लेकिन उन्हें इतना मौका नहीं मिल पाता है कि वो उन बकरियों को बाहर निकाल सके, बल्कि वो खुद ही उसके अंदर फंस कर रह जाती है। इतनी देर में आसपास के और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तब तक आग पूरे घर को घेर चुकी थी और लोग अपने हाथों से बाल्टियों में पानी डालकर उस झोंपड़ी पर फेंक रहे थे। अब पुराने जमाने में मोटर वगैरह या लाइट वगैरह तो गांव में होती नहीं थी, तो लोग पास के तालाब में से पानी भर भर कर वहां पर फेंक रहे थे। अब चूंकि उन बाल्टियों से कितनी आग बुझाई जा सकती थी, तो वो दोनों माँ बेटी उसी घर के अंदर उस आग में झुलसकर खत्म हो जाती है और आखिर में आग समाप्त होती है तो केवल उन दोनों माँ बेटियों के कंकाल लोगों को देखने को मिलते हैं। अब जो बुजुर्ग आदमी मेरे को ये बातें बता रहे थे, थोड़े बहुत तांत्रिक विद्याओं के भी जानकार थे, तो उन्होंने कहा कि वो लड़की आग में जलने के 6 महीने बाद ही इस रास्ते में आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी थी और आज से 20 साल पहले भी वह लोगों को ऐसे ही परेशान किया करती थी। तो आखिर में उससे परेशान होकर के हमने उसका एक पुख्ता इलाज किया। वे एक बड़े से बाबा जी को बुलाकर उसको एक बोतल के अंदर कैद करवा दिया और तब से उसने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया था। तो मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि जब वह बोतल में कैद है तो फिर रात को वो बाहर कैसे आई और मुझे परेशान क्यों किया, और उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया, क्या वो मेरी दुकान तक भी पहुंच सकती है। तो उन्होंने कहा कि वह रात को ही बाहर नहीं आई थी, बल्कि पिछले 6 महीने से वह दोबारा इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी है। 6 महीने पहले जिस बाबा जी ने उसको बोतल में कैद किया था, उसकी मौत हो चुकी है और जिन जिन आत्माओं को उसने अपने वश में किया हुआ था, वो सभी आत्माएं आजाद हो चुकी है और उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा इस 20 साल की लड़की की है, जो अब दोबारा इस रास्ते पर आ चुकी है और रात में जाने वाले लोगों को परेशान करती है। और रही बात तुम्हारी दुकान तक पहुंचने की, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो केवल इस 100 से 200 मीटर के एरिया तक ही अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है और इसी एरिया के बीच में वो लोगों को डरा धमका सकती है। इस 200 मीटर की एरिया को पार करने के बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो न तो सिटी के अंदर दाखिल हो सकती है और न ही पीछे गांव के अंदर जा सकती है। वो केवल इस सुनसान रास्ते के 200 मीटर के एरिया तक लोगों को परेशान कर सकती है। तो मैंने कहा कि दोबारा उस लड़की का शायद कोई तो समाधान होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस बारे में कुछ समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैं वहां से चलकर अपने घर की ओर आ गया और घर पर जाकर मैंने एक बड़ा डिसीजन तो ये लिया कि मैं अब दोबारा उस रास्ते पर रात के समय पैदल नहीं जाऊंगा, बल्कि एक बाइक खरीदूंगा। और उसके 3 दिन बाद ही मैंने एक स्प्लेंडर प्लस बाइक खरीद ली। हालांकि उस घटना के बाद मुझे अभी तक तो रात के 1 बजे दूध उतारने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि गाड़ी शाम को ही आ जाती है। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कभी सिचुएशन बनती है तो उसके लिए मैंने अब अपनी खुद की बाइक खरीद ली है, ताकि ऐसी किसी घटना से मैं बच सकूं।
तो साथियों, यह थी हमारे गांव के काका जी की कहानी, जो उनके साथ रियल में ये घटना घटी थी। वो पूरी कहानी मैंने आपको उन्हीं की जुबानी में सुनाई है और उम्मीद करता हूं कि शायद ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप ऐसी काफी सारी हॉरर स्टोरी सुनते होंगे, लेकिन वो सभी कहानियां, जैसा मैंने आपको पहले बताया, केवल कल्पनाओं पर आधारित होती है। और यहां पर मैं आपको जो स्टोरी सुनाता हूं वो रियल अनुभव से जुड़ी हुई होती है। मैं बिना किसी लाग लपेट के जैसी स्टोरी होती है, सम टू सम आपको वैसे ही सुनाने की कोशिश करता हूं। बाकी आपको अगर कुछ वीडियो में कमी लग रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के अपना छोटा भाई समझ के अपनी कोई राय देनी हो, अपने कोई विचार साझा करने हो तो बेझिझक कीजिए। मैं उन पर पूरी तरह से अमल करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।